अच्छा जनाब, कैपेसिटर की आज क्लास है। कैपेसिटर में नए क्वेश्चंस की आज हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो पुराने सवाल थे उसकी तो सारी वीडियो बनी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मई जून 2021 के पेपर से। ठीक है जी। क्वेश्चन यार ये है कि हमारे पास दो प्लेटें हैं मेटल्स की। तो एक मेटल की प्लेट ये रही, और इसी तरह इसके सामने एक दूसरी मेटल की प्लेट है जो नीचे की तरफ लगी हुई है, और इन दोनों के बिटवीन में कोई इंसुलेटिंग पैड लगा दिया है। मतलब ऊपर और नीचे प्लेटें मेटल की। अब चाहते क्या है, कह रहे जनाब हाउ द प्लेट्स कुड एक्ट एज अ कैपेसिटर। मैं चाहता हूँ कि भाई इस इन प्लेटों को कैपेसिटर बना दूं, तो क्या करें। तो भाई आप मुझसे मशवरा ये लें कि ऊपर वाली प्लेट को भी किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, और नीचे वाली प्लेट को भी किसी सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। तो जिसको पॉजिटिव से सर आप कनेक्ट करेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, और नीचे वाली प्लेट तो हमें नजर ही नहीं आ रही, तो इसके सिर्फ कोने पे लिख सकते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि कैपेसिटर बन गया है। तो खैर उसने ये नहीं बोला ड्राइंग बनाए, उसने ये बोला कि सर इसको बताएं, एक्सप्लेन करें कैसे बना सकते हैं। तो इसका आंसर ये बताइए, जब हम कहते हैं किसी कैपेसिटर को सोर्स या बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो इसका मतलब होता है कि हम प्लेटों पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो ज़रा मैं इसकी इंग्लिश यूँ लिखना चाहूँगा कि अप्लाई PD, potential difference on the two plates, apply PD on the two plates, work done to separate charge will store इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्योंकि आपको याद है कैपेसिटर का काम हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करना। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे स्टोर होती है, तो उसका तरीका ही क्या है कि सर आप प्लेटों को सोर्स से कनेक्ट करें तो वो पीडी अप्लाई करेगा। पीडी से चार्ज को एक पे प्लेट पर पॉजिटिव एक पे नेगेटिव सेपरेट करने में आपको वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क उसमें स्टोर करा देगा एनर्जी। ठीक। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जनाब ये है कि एक कैपेसिटर है जिसको हमने एक सोर्स के साथ कनेक्ट करना है, और ये इसकी टू वे बैटरी है, टू वे स्विच है, टू वे की है। ठीक है, टू वे की है। इसका जो स्विच है अगर मैं ए पे कनेक्ट कर दूं तो ऑब्वियसली ये कैपेसिटर को चार्ज करा देगा, और अगर मैं इसको बी पे कनेक्ट कर दूं तो सोर्स खत्म। जैसी सोर्स खत्म और दोनों टर्मिनल एक दूसरे से मिले हुए, तो ये डिस्चार्ज करा देगा। तो अब क्वेश्चन क्या है, तो जरा क्वेश्चन सुनते हैं। क्वेश्चन ये है कि जनाब, जब कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर लेता है, जब कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर लेता है तो हम इसे एम मीटर पर डिस्चार्ज करा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो स्विच है ना, वो पोजीशन ए पर आता है, फिर पोजीशन बी पे जाता है। ए पर आता है तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, बी पर आता है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। तो सोर्स से चार्ज हो रहा है, एम मीटर पे जाके डिस्चार्ज हो रहा है, और जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही है तो डिस्चार्ज होते वक्त जो करंट है उसके लिए ये वाली इक्वेशन आपने ड्राइव करनी है। ठीक है जी। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबी करने की भी ज़रूरत नहीं है सर। करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है जनाब। फिर आपको पता है Q इक्वल टू सी वी होता है, तो चले थोड़ा सा रेफरेंस दे देते हैं जनाब कि Q इक्वल टू सी वी होता है। इसलिए मैंने ऊपर Q की जगह लिख दिया सी वी, और जो टाइम है उस टाइम को मैंने बना दिया 1/टाइम। ठीक। फिर आप ज़रा याद कीजिए कि फिजिक्स में 1/टाइम हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है, और अगर 1/टाइम फ्रीक्वेंसी होती है तो सी वी, और जो 1/टाइम है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी में। तो पूरी बात जनाब ये बनी कि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज होता है क्यू की जगह मैंने लिखा सी वी, टाइम को मैंने 1/टाइम में कन्वर्ट करा, 1/टाइम बन गया फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है जनाब। तो ये किस चीज़ का फार्मूला है सर? ये फार्मूला है कि बराबर वाले एम मीटर से जो करंट पास हो रहा है, वो एम मीटर का करंट बराबर है सी, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, अप्लाइड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी।
किस चीज की फ्रीक्वेंसी? सर चार्ज और डिस्चार्ज होने की फ्रीक्वेंसी। चार्ज और डिस्चार्ज होने की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि स्विच ए और बी के बिटवीन क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। जब वाइब्रेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है देयर विल बी अ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आ रही है क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ऑब्वियसली इसने फर्स्ट पार्ट में यार जो फार्मूला ड्राइव कराया होगा ना बेटा, उसी फार्मूले से कैलकुलेशन करवाएगा। तो आइए उसी फार्मूले को पहले मैं लिख लूँ। आई इज इक्वल टू सी वी एफ। अब आप क्वेश्चन में ढूंढे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आई फॉर करंट, सर करंट है 2.5 माइक्रो एम्पियर। कैलकुलेट कैपेसिटेंस, सी कैलकुलेट करना है। वी फॉर वोल्टेज, सर वोल्टेज 180 है। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है। ठीक है जनाब। उसके बाद बेटा जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, तो ये रिजल्ट इस फॉर्म में आएगा। मतलब इस फॉर्म, देखिए जब कभी कोई भी नया फार्मूला ड्राइव करवाएगा ना, A2 की फिजिक्स में कभी भी कोई नया फार्मूला ड्राइव करवाएगा आपसे, पक्की बात है जी उसी से अगला पार्ट करवाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फार्मूला ड्राइव करे और छोड़ दे। पहले ड्राइव करवाएगा फिर उसे यूज करवाएगा। ये तो पैटर्न है हमारा A2 का। ठीक है। तो बिल्कुल बेफिक्र हो कि आप उसी फार्मूले को अप्लाई कर दें। अलबत्ता एक्सपोनेंट -12 बनाने के लिए कैलकुलेटर में अगर आपको ईएनजी का बटन अच्छी तरह ऑपरेट करना आता हो, ईएनजी, ठीक है जनाब, तो आप ईएनजी के बटन के साथ खेलें तो ये वाली पावर तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है जनाब, ईएनजी का बटन, और कभी कभी इसके साथ शिफ्ट का बटन भी प्रेस करना पड़ जाता है, शिफ्ट या इनवर्स। तो आप एक्सपोनेंट -12 तक पहुंच जाएंगे, जो मैं आपको किसी दिन सिखा भी दूंगा। अलबत्ता अभी मैं ये सिखाना नहीं चाह रहा क्योंकि अभी इस वक्त चल रही है रिकॉर्डिंग। चलिए आगे चलिए जी। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं बेटा कि जो पहला कैपेसिटर लगा हुआ है ना, उसी कैपेसिटर के साथ एक और कैपेसिटर को लाके लगा दिया इन पैरेलल। तो सरमत भाई बताइए, पैरेलल में कैपेसिटर लगाने से सर्किट की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है या कम हो जाती है? बताएं। पैरेलल में बढ़ जाती है, क्योंकि सर कैपेसिटेंस सिंपली ऐड हो रही होती है। और जब कैपेसिटी सिंपल ऐड हो रही होती है तो जाहिर सी बात है सर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और यार ये बताओ, अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस बढ़ने से जो बराबर में एम मीटर लगा है उसके करंट में क्या डिफरेंस आ जाएगा? ठीक है जनाब। तो यही वाली बात पूछ रहे हैं कि बताइए एम मीटर की करंट की रीडिंग में क्या डिफरेंस आ जाएगा। ठीक। तो पहली बात मैं यूं बोलूंगा कि इन पैरेलल सर्किट ऑफ कैपेसिटर, इन पैरेलल सर्किट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इंक्रीज। और अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज है तो I इज इक्वल्स टू, अभी भी हमने फार्मूला पर ड्राइव किया, नया फार्मूला इसलिए हमें भी याद नहीं है, सी वी एफ करंट इंक्रीज। ठीक है भाई। तो जो फार्मूला ड्राइव किया है उसी फार्मूले को लेके आपने सवाल कर लेना है। ठीक। अच्छा, ये रीड एंड राइट वाले ने बड़ा पागलपन का काम किया है कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन कैम्ब्रिज बोर्ड वाले ने भी दोबारा दे दिया, सिर्फ वैल्यूज बदली हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप यकीन करें एक जैसा क्वेश्चन है, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। सिर्फ वैल्यूज बदल देगा। देखिए वही फार्मूला रिपीट दे रहा है, वोल्टेज बदल दिया, करंट बदल दिया, फ्रीक्वेंसी बदल दी। तो ये तो लग रहा है पाकिस्तानी बोर्ड में जिस तरह क्वेश्चन आते हैं ना, वो वैल्यूज बदल के ना वो दे देते हैं नया सवाल। तो ये कैम्ब्रिज बोर्ड वालों ने पाकिस्तानी बोर्ड से इस चीज सीख ली है मुझे लगता है। अच्छा निशन आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। शर्मा भाई नई वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 8 और बीच वाले क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे बिल्कुल उसी स्टाइल का सवाल आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट साइड के ऊपर एक सोर्स लगा हुआ है, राइट साइड पे एमीटर लगा हुआ है, लेफ्ट साइड से चार्ज होगा, राइट साइड पे डिस्चार्ज हो जाएगा। इस दफा उसने कोई फॉर्मूला ड्राइव नहीं करवाया, कोई फार्मूला ड्राइव नहीं करवाया। ठीक। क्या पूछ रहा है तो जरा सुनिए। कह रहे जनाब, चार्ज बताइए जो एम मीटर से गुजर रहा है 1 सेकंड में। चार्ज बताइए जो गुजर रहा है 1 सेकंड में। तो आपको पता है करंट के फार्मूले से चार्ज निकाल लो। क्वेश्चन में करंट गिवन है, सर करंट है 4.5 माइक्रो एम्पियर, टाइम गिवन है 1 सेकंड। तो सर ये तो आ गया चार्ज जो एम मीटर से पास हो रहा है और 1 सेकंड में पास हो रहा है। ठीक। लेकिन जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट को करने से पहले मुझे आपको एक बात की बेस बनाना पड़ेगी, वरना आप मेरी बात समझ नहीं पाएंगे। ये मुझे बताइए कि जब ये बेटा सरमत भाई जरा ख्याल कीजिएगा, ये लेफ्ट साइड पर आता है,
ठीक है जनाब, इसका स्विच। तो कैपेसिटर चार्ज होता है, चार्ज होता है। और जैसे ये फुल्ली चार्ज हो जाता है तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये डिस्चार्ज होने के लिए वाई पे चला जाता है। वाई पे डिस्चार्ज होगा और फिर वापस आएगा एक्स पे, ताकि वो अपने आप को चार्ज कर ले। तो चार्ज डिस्चार्ज होने की जरा गौर कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 टाइम्स ईच सेकेंड, 50 टाइम्स ईच सेकेंड। ठीक, एक सेकेंड में 50 फ्रीक्वेंसी है। तो बताइए, अगर एक सेकेंड में 50 फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है समझ लीजिए, तो एक मरतबा चार्ज होने का जो टाइम होगा ना, वो 1/50 सेकेंड होगा। क्या ये वाली बात समझ में आती है आपको? क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, या टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होती है। तो चार्ज और डिस्चार्ज होने की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसलिए चार्ज और डिस्चार्ज होने का टाइम 1/50 सेकेंड है। अब क्वेश्चन पर आइए, कह रहे हैं चार्ज बताइए कैपेसिटर की प्लेट पर जब वो चार्ज हो रहा होता है, हर मर्तबा, ईच टाइम, एक मर्तबा चार्ज होने में वो कितना चार्ज लेता है। तो देखिए सर, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है सर, करंट की रीडिंग 4.5 माइक्रो एम्पियर है, पर ये 4.5 माइक्रो एम्पियर एक सेकंड के लिए है। पर आपको पता है चार्ज होने का टाइम क्या एक सेकंड है? तो आप कहेंगे नहीं सर, चार्ज होने का टाइम जो है ना, चार्ज और डिस्चार्ज होने का टाइम, सर वो 1/50 सेकेंड है। इस क्वेश्चन की ये खास बात है भाई। अगर आपकी समझ में आई तो ठीक, नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा समझाऊं। जी सरमत भाई, मुझे ये बताइए, सरमत कमेंट्री करवा रहा हूँ आपसे, कि यार जब पहले चार्ज कैलकुलेट कराया तो मैंने 1 सेकेंड डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन इस मतलब जब चार्ज कैलकुलेट करा रहा हूँ तो टाइम 1/50 सेकेंड लिख रहा हूँ। अगर आपकी बात समझ में आई है तो बेटा मुझे समझाएं। दोबारा सुनिएगा। सर पहले पार्ट में तो उसने खुद लिख के दिया है चार्ज बताइए एक सेकंड का। सर अब उसने एक सेकंड लिख के दिया ना, फिर तो मेरे पास कोई कुछ सोचने का चांस ही नहीं है ना, वो तो कहानी खत्म है। ठीक है, लेकिन जब उसने बोला कि चार्ज बताइए कैपेसिटर का, कैपेसिटर का चार्ज, कैपेसिटर कितना चार्ज उठाता है जब वो चार्ज हो रहा होता है, तो उसका जो चार्जिंग टाइम है इट इज नॉट 1 सेकेंड। अभी क्वेश्चन में उसने बताया है कि उसके चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है एक सेकंड में 50 मरतबा। तो एक सेकंड में 50 मरतबा वो चार्ज होता है और 50 मरतबा डिस्चार्ज होता है, तो उसका चार्जिंग टाइम 1/50 सेकेंड है। और अगर उसका चार्जिंग टाइम 1/60 सेकेंड 50 सेकेंड है, तो ड्यूरिंग चार्जिंग इट स्टोर्स अ चार्ज ऑफ 9 एक्सपोनेंट -6 कूलम। इतना चार्ज वो स्टोर करता है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, चार्ज आ गया, आप कह रहे हैं कैपेसिटेंस बताएं। चार्ज पता है, चार्ज पता है, अभी हम लोगों ने निकाला है। चार्ज कितना है सर? चार्ज है 9 एक्सपोनेंट -6। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। वी कितना अप्लाई हो रहा है? सर वी अप्लाई हो रहा है 120। वी अप्लाई हो रहा है 120, और 120 से बड़ा जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो रिजल्ट आ जाएगा 7.5 एक्सपोनेंट -10, क्योंकि उसने क्वेश्चन फेरेड में बोला हुआ है। ठीक, और अगर ये बोलता कि इसको कन्वर्ट करें पीको फेरेड में, तो पीको फेरेड में कन्वर्ट करने के लिए एक, दो, दो डिवीजन में राइट हैंड पे जाता, तो ये पीको में कन्वर्ट हो जाता। ठीक, या आप कैलकुलेटर में ईएनजी का बटन दबाते तो ये पीको में कन्वर्ट हो जाता। अब क्वेश्चन में जब पीको की फरमाइश कर ही नहीं रहा, तो यार हम क्यों पीको में जाएं। ठीक है, जो कैलकुलेटर में आ गया वो हमने लिख दिया। अच्छा जी, अब बिल्कुल ऊपर एक क्वेश्चन करा कर आया हूँ, फाद भाई जरा याद कीजिएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि अगर कैपेसिटर को पैरेलल लगा दें तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। उल्टी बात कर रहा है, जो ऊपर वाला कैपेसिटर था उसके साथ सीरीज में एक कैपेसिटर लगा दिया। तो यार ये बताइए, अगर सीरीज में कैपेसिटर लगाओगे तो सीरीज में कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है? फात भाई बताइए, इन सीरीज सर्किट क्या होता है टोटल कैपेसिटेंस? बिल्कुल जनाब, पैरेलल में इंक्रीज होती है, तो इन सीरीज सर्किट कैपेसिटेंस डिक्रीज। ठीक है ना? और अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गई,
तो यार अभी थोड़ी देर पहले हम एक फार्मूला लास्ट पेज पे पढ़ कर आए हैं, आई इज इक्वल्स टू सी वी एफ। ठीक है जी। अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गई तो पक्की बात है कि एम मीटर का करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो अब तो आपको ये फार्मूला आता है और मेरे ख्याल में याद भी हो गया है। तो हम ये फार्मूला भी यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू सी वी एफ। सो करंट थ्रू एम मीटर डिक्रीज। ठीक है, एम मीटर की पूरी स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा मैं, तो मैंने एम मीटर का सिंबल बना दिया। ठीक। और वैसे कॉमन सेंस भी लगाइए कि अगर किसी कैपेसिटर में ज्यादा चार्ज स्टोर हो रहा है तो वो डिस्चार्ज होते वक्त करंट की रीडिंग ज्यादा भेजेगा, और अगर किसी कैपेसिटर में कम चार्ज स्टोर हो रहा है तो वो डिस्चार्ज होते वक्त कम करंट डिस्चार्ज करेगा। तो विदाउट फॉर्मूला भी अगर देखा जाए ना, तो ये वाला सवाल हम समझ सकते हैं कि सर इसके अंदर ये वाली बात हो रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मुझे दोबारा ऊपर चले जाना चाहिए, लेकिन मेरे अपने ख्याल में ऊपर वाले जो क्वेश्चन है, जो बीच वाले क्वेश्चन है, वो बड़े आसान से, बहुत आसान से, सीरीज पैरेलल है, सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 9 आप नहीं उठा सकते, क्वेश्चन नंबर 9 देख के आप परेशान हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको रिकॉर्ड करा दूं ना, ऊपर वाले सवाल तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 ये है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 के अलावा मैंने अभी दोपहर में भी एक छोटी सी वीडियो भेजी हुई है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखिएगा। वो भी जरा एक मुश्किल सवाल है, उस सवाल को भी जरूर देखिएगा। मैंने दोपहर वाली एक वीडियो भेजी हुई है, उसको देखिएगा जरूर। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन जनाब ये है कि एक कैपेसिटर ये रहा, और एक कैपेसिटर ये रहा, और एक कैपेसिटर ये रहा। ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, तो हमने एएस की फिजिक्स में आपको अच्छा खासा सीरीज पैरेलल रेजिस्टर पढ़ाया हुआ होता है। तो उस सीरीज पैरेलल रेजिस्टर वाली बातें अगर याद करो तो आप फौरन समझ जाओगे कि सर आपने ये जो ग्रीन सर्किट बनाया है ना, सर ये ग्रीन सर्किट हमें ये बताता है कि पी और टी, कैपेसिटर पी और कैपेसिटर टी, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है जनाब। ये ग्रीन वाले सर्किट में पी और टी आपस में पैरेलल है, और आपको पता है पैरेलल में कैपेसिटेंस सिंपली ऐड हो जाती है। तो C प्लस सी, बताइए बेटा, C प्लस सी मिलकर क्या बन जाएगा? 2C। तो सर पैरेलल वाले पोर्शन की कैपेसिटेंस हो गई 2C। ठीक है जनाब। और जब ये पैरेलल वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 2C हो जाए तो उसके बाद ये Q वाला कैपेसिटर मैंने ऐसे ही बना दिया है वापस, और ये भी मैंने ऐसे ही बना दिया है। अच्छा जी, ये वाला कैपेसिटर C है, कैपेसिटर का नाम Q है। नाम Q है भाई, इसका चार्ज वार्ज नहीं है। नाम Q है, कैपेसिटेंस C है, और इन दोनों को मिला के मैंने 2C कर दिया है। और अभी इसका नाम नहीं ले रहा क्योंकि ये सर्किट में शामिल नहीं है। स्विच में अभी वाई पे मैं नहीं गया हुआ, अभी यहाँ तक की बात हो रही है। तो फात भाई बताइए, C और 2C अब साफ नजर आ रहा है सीरीज में? ठीक है जनाब। और C और 2C अगर सीरीज में है तो बोले टोटल कैपेसिटेंस बताएं पूरे सर्किट की, पूरे सर्किट की। तो सर C और 2C का टोटल निकालना है, C और 2C का टोटल निकालना है। तो ऊपर बन गया भैया ये 2C इंटू C, और नीचे बन गया 2C+1, 3C। ठीक है जनाब। और अब यहाँ C से C कैंसिल हो गया, तो बेटा इसका आंसर आ गया 2/3C। इट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। इट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट। ठीक है जी। तो जल्दी से बेटा इसको कॉपी कर लीजिए, इट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट। हो गया जी, कॉपी हो गया। पहले ग्रीन वाले पोर्शन में मैंने C और C को ऐड करा, इट मेक्स 2C। उस 2C के साथ कैपेसिटर Q को मिलाया, तो टोटल रिजल्ट आ गया 2/3C। और 2/3C को मैं चाहूँ तो 0.67C भी लिख सकता हूँ। इट इज द टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है ना। और अगर जब टोटल कैपेसिटेंस आ जाए, टोटल कैपेसिटेंस आ जाए तो मैं टोटल चार्ज निकाल रहा हूँ, उसकी वजह बताऊंगा भी, रुकिए पहले टोटल चार्ज निकालें। टोटल चार्ज कैलकुलेट करा रहा हूँ।
टोटल चार्ज होता है जी Q इज इक्वल टू सी वी। टोटल कैपेसिटेंस आ चुकी है मेरे पास 0.67 सी। और वोल्टेज है मेरे पास। लेकिन यार जब हमारे पास सी नहीं पता, जब हमें सी नहीं पता, तो सी के बगैर पीडी निकालना, तो चार्ज की वैल्यू तो आप किस तरह से पकड़ेंगे? सी की फॉर्म में तो बड़ा अजीब सा आ जाएगा। टोटल चार्ज आ रहा है जी 0.67 सी। और वोल्टेज है हमारे पास 9 वोल्ट। मेरे पास एक दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं आपको डायरेक्ट करा सकता हूँ, लेकिन पहले मैं जरा बच्चों वाले मेथड से कराना चाह रहा हूँ। फिर अभी सर मैं आपको एक और नई चीज भी सिखाऊंगा, ऑल्दो के चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। 0.67 × 9, सर ये बन गया है 6.03, 6.03 सी। ये टोटल चार्ज आ गया है। कहते हैं सर यही चार्ज ये चार्ज है भैया, 6.03 सी इस पर भी आएगा, और 6.03 इस पर भी आएगा चार्ज। और अब चार्ज आ गया तो वो बोल रहे हैं क्यू वाले का वोल्टेज बताएं, क्यू वाले का वोल्टेज बताएं। तो मैं बता देता हूँ भाई क्यू वाले का वोल्टेज। सर टोटल चार्ज या उसका अपना चार्ज, उसकी अपनी कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। उसका अपना चार्ज कितना आया हुआ है सर? उसका अपना चार्ज आया हुआ है 6.03 सी। ये अपना सी इंटू वी। सर सी से सी कैंसिल, तो वोल्टेज आ गया 6 वोल्ट। 6.03 को 6 वोल्ट दे सर, 6 वोल्ट आ गया जी, 6 वोल्ट। ठीक। और मेरे अपने ख्याल में अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लेके जाऊँ ना, तो ये आराम से पूरा का पूरा आपको 6 वोल्ट देगा। सही है। इसको मुझे लिखना चाहिए था 2/3। हाँ 2/3 लिखो। हाँ बेटा बोले बोले। जी जी, क्यू इक्वल टू सी भी मैंने किया, चार्ज कैलकुलेट किया है। ठीक है जी। ठीक है, 3 × 3, 3 3 × 9, तो ये 3 × 2 = 6 बन गया। और अब ये 3 × 2 = 6 बन गया, तो इट इज मोर बेटर वे टू राइट। अबे आ जाओ भाई पेन। ये आ गया 6 सी। सी से सी कट गया, वोल्टेज आ गया 6 वोल्ट। तो क्वेश्चन ये था कि कैपेसिटर क्यू का वोल्टेज बताएं। तो कैपेसिटर क्यू का बेटा मैंने वोल्टेज बता दिया, इट इज 6 वोल्ट, एंड दिस पोर्शन इज ऑफ 3 वोल्ट। ठीक है ना? अब तो ये वोल्टेज कैलकुलेट करने का मेथड आपको समझ में आया जो मैंने काम किया है सरमत? मैंने मैंने पूरे सर्किट का पहले टोटल चार्ज निकाला, पूरे सर्किट का टोटल चार्ज इन टर्म्स ऑफ सी। तो टोटल कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ सी, टोटल वोल्टेज था 9, सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट बन गया 3 सी, सॉरी 3 × 2 = 6 सी। उस टोटल चार्ज 6 सी को मैंने यहाँ लिखा, तो मुझे वोल्टेज मिल गया, वोल्टेज आ गया 6 वोल्ट। ठीक है जी। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर ये काफ़ी अजीब सा तरीका है, कोई और भी तरीका अगर है तो बताएं। है फरमाइश सरमत भाई, या आपको लगता है बस सही है सर जाने दें? सरमत बेटा आपकी फरमाइश पे जी। अच्छा फात भाई, आपको कोई और तरीका बताऊं या आपको लगता है इट इज़ ओके सर? नहीं, उसके लिए फिर आपको कुछ और थोड़ी मुझे फिजिक्स पढ़ाना पड़ जाएगी। ज़रा सुनिए। ये बताइए, ये बताइए कि बचपन से हम लोग एक सर्किट पढ़ते हुए आ रहे, पोटेंशियल डिवाइडर। और पोटेंशियल डिवाइडर में अगर आपको याद आए, तो सर पोटेंशियल डिवाइडर में यहाँ पे टोटल वोल्टेज होता था, ये R1 का वोल्टेज होता था, ये R2 का वोल्टेज होता था, और सीरीज में वोल्टेज निकालने का एक फार्मूला होता था, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू वी। अगर आपको ये फार्मूला आता है तो वाली चीज सिखा सकता हूँ, वरना नहीं। हाँ बताइए बेटा, ये वाला फार्मूला फहद को तो आता है, मैंने इसको एएस पढ़ाई भी है। हाँ तुम बताओ, तुमने ये वाला फार्मूला देखा हुआ है भैया? सरमत भाई, सरमत जल्दी बोलो यार। नहीं देखा हुआ? यार इसके बगैर एएस की फिजिक्स कैसे कर ली तुमने? वोल्टेज अगर दो रेजिस्टर सीरीज में हो, तो इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला। ये R1 का वोल्टेज बता देगा, एटसेट्रा। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपने सीखा हुआ है तो ठीक, नहीं सीखा हुआ आपको याद नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, वरना इसके बगैर मैं नहीं मानता कि कोई भी टीचर एएस की फिजिक्स पढ़ा सकता है, मैं मानता ही नहीं हूँ। अच्छा हाँ, आप भूल गए होंगे, वरना इसके बगैर होता नहीं है। अच्छा, आप जरा कैपेसिटर में आइए। सर कैपेसिटर में R1 R2 नहीं होता, C1 C2 होता है। ठीक है ना? अब C1 C2 होता है, पर थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि वहाँ R1 पे V1 था ना, यहाँ पे C2 पर V1 होता है। C2 ऊपर C2 लिखूंगा तो V1 आएगा।
ठीक है ना। यानी जिस पर आप वोल्टेज निकाल रहे हो, जिस पर आप वोल्टेज निकाल रहे हो, और इसी तरह की चीज अगर आपको याद आए तो मैं, अच्छा खैर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं बस बस ठीक है, मैं इसी फार्मूले को यहाँ डायरेक्ट लगा के कहानी खत्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट लगा के कहानी खत्म करना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसका वोल्टेज चाहिए, इसका वोल्टेज चाहिए, ठीक है ना, इसका वोल्टेज चाहिए मुझे, तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। सर आप करेंगे कि नीचे लिखेंगे C+2C, ठीक है ना, अब C+2C, टोटल वोल्टेज 9 वोल्ट है, आपको वोल्टेज निकालना है। किसका वोल्टेज निकालना है सर? वोल्टेज निकालना है सी का। अगर आपने सी का वोल्टेज निकालना है ना, तो ऊपर लिखिएगा 2C। वोल्टेज निकालना है सी का, तो ऊपर मैंने क्या लिखा है? 2C। तो ये बन गया 2C/3C इंटू 9। अब आप बताइए, सी से सी कटा, 3 बंदा 3, 3 3 9, 3 2 6 वोल्ट। आप देखें ना, ये 6 वोल्ट मैंने निकाल दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना। मुझे नहीं पता, जो आपको बेहतर लगे, मैंने तो आपको दोनों तरीके सिखा दिए, और ये तरीका मैं हर जगह अप्लाई करता हूँ। जो मैंने कल वाली क्लास पढ़ाई थी उसके अंदर भी मैं कई जगह पे ये फार्मूला लगा सकता था, लेकिन कल मैंने हिम्मत नहीं की समझाने की। आज मैंने कहा चैप्टर खत्म हो रहा है, और मैं 3 ही वीडियोस के अंदर ये वाला चैप्टर खत्म करता हूँ, इसलिए मैं तीसरी वीडियो से आगे बढ़ना नहीं चाह रहा, इसलिए मैंने आज मैंने ये कहानी सुना के दिल का बोझ अपना हल्का कर लिया। अच्छा ये अब आगे चले। यार ये कह रहे हैं भाई, जरा क्वेश्चन में और आगे चले। कह रहे हैं स्विच एस को अब मैं वाई पे लेके जा रहा हूँ, स्विच एस को मैं वाई पे लेके जा रहा हूँ, जरा देखिएगा, स्विच एस को वाई पे लेके जा रहे हैं अब ये। स्विच एस अभी एक्स पर था, एक्स पे था, एकदम से उन्होंने स्विच एस को, एक्स को उठाकर वाई पे लेके जा रहे हैं। ये बताइए, अगर मैं इसको वाई पे ले जाऊं, वाई पे ले जाऊं, ठीक है, आप ख्याल कीजिएगा वाई पे चला गया। अगर ये वाई पे चला गया तो पता है, ये वाला जो पोर्शन है ना सर्किट का, ये हो गया डिस्कनेक्ट, खत्म कहानी इसकी। ठीक, ना सिर्फ इसकी कहानी बल्कि इसके साथ ये भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो, याद रखिएगा, सर्किट ना हमेशा जो इजी पाथ ढूंढता है, तो इजी पाथ करंट का ये वाला होगा, क्योंकि रेजिस्टर में से करंट पास हो सकता है, कैपेसिटर में से करंट पास नहीं हो पाता। तो जिस चीज को मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये पोर्शन पूरा का पूरा खत्म हो गया। और ये बताइए, अगर ये पूरा का पूरा पोर्शन खत्म हो गया ना, पूरा का पूरा पोर्शन खत्म हो गया, तो पता है सर्किट की शक्ल क्या बन गई? जो कैपेसिटर क्यू लगा हुआ है उसको तो मैं वैसे ही मान रहा हूँ जैसे कि लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर की मैंने शक्ल ही गलत बना दी। कैपेसिटर क्यू तो मेरे पास वैसे ही लगा हुआ है, ठीक है जनाब। अब बीच में स्विच वाई आया है, और स्विच वाई के बाद मैं रजिस्टर को यहाँ बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पूरा डिजाइन वाला बनाने की जगह नहीं है। और ये मैंने जनाब आली सेल कनेक्ट कर दिया है 9 वोल्ट का, अपने साहबजादे के अंगूठे के साथ। अच्छा जी, ये क्यू कैपेसिटर है, ये क्यू कैपेसिटर है, ठीक है जनाब। इस क्यू कैपेसिटर के साथ वोल्टेज था 6 वोल्ट, क्यू कैपेसिटर के साथ वोल्टेज था 6 वोल्ट, ठीक है जनाब। और इधर वाले पोर्शन में जैसे ही आपने इस स्विच वाई को कनेक्ट किया, मैंने इसलिए वाई स्पेशली लिखा है, अब रजिस्टर आर सर्किट में आ गया। बताइए, जैसे रजिस्टर आर सर्किट में आता है, तो सिर्फ मुझे हेडिंग बता दो कि ये कौन सी हेडिंग बन गई सर, मैं जो मैंने परसों की क्लास में पढ़ाई थी। सर कैपेसिटर और रजिस्टर एक साथ लाइन में आ जाए ना, तो आपने हेडिंग पढ़ाई थी आर सी सीरीज सर्किट, ठीक है भैया, ये बन गया आरसी सीरीज सर्किट। और याद है मैंने आरसी सीरीज सर्किट में पढ़ाया था, वोल्टेज दोनों में डिवाइड नहीं होता, दोनों में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता। अगर टोटल वोल्टेज 9 वोल्ट है, तो रेजिस्टर ने भी 9 वोल्ट उठा लेना है। और ये जो 6 वोल्ट वाला कैपेसिटर था, सर ये 6 वोल्ट वाला कैपेसिटर भी, 6 वोल्ट वाला कैपेसिटर भी थोड़ी देर में अपने आप के ऊपर चार्ज और भर के 9 वोल्ट पे पहुंच जाएगा। तो सवाल ये है, जो काफी मुश्किल सवाल है, कि जब मैंने स्विच को वाई से कनेक्ट किया, तो बताएं क्यू का वोल्टेज में क्या वेरिएशन आएगी। तो क्यू का वोल्टेज अभी 6 वोल्ट पे था, वो 6 वोल्ट से 9 वोल्ट पे चला जाएगा, 6 से 9 वोल्ट पे चला जाएगा। तो मैं लिखूंगा सर्किट टर्न्स इनटू आर सी सीरीज सर्किट। सर्किट जनाब आर सी सीरीज सर्किट बन गया, इस नाम से मैं पढ़ाता हूँ, और मैंने बुक्स में देखा, ये हेडिंग पढ़ी हुई। तो जनाब सर्किट बन गया आर सी सीरीज सर्किट। सो
the PD of Q will change from 6 वोल्ट टू 9 वोल्ट। जनाब ये Q का चार्ज, सॉरी वोल्टेज, 6 वोल्ट से बढ़ के 9 वोल्ट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात ये बताओ, ये तो बीच वाला कैपेसिटर P है, T है, ओ भाई ये तो सब कुछ सर्किट से डिस्कनेक्ट हो गया है। और अब सब कुछ सर्किट से डिस्कनेक्ट हो गया तो ये 3 वोल्ट पे था, सर ये 3 वोल्ट से धड़ाम से जीरो पर आ जाएगा, क्योंकि ये सर्किट में अब है ही नहीं। तो मैं लिखूंगा कि P इज नॉट नाउ इन सर्किट, सर्किट में है ही नहीं। सो PD फॉल्स फ्रॉम 3 टू 0। ठीक है जी। अच्छा, मार्किंग स्कीम में उसने भाई इंग्लिश इंग्लिश नहीं मारी है, उसने सिर्फ ये लिखा 6 से 9 पे चला गया और वो 3 से 0 पे चला गया। मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे दी है, क्योंकि इसने, अगर आप गौर करो तो इसने ये नहीं बोला स्टेट एंड एक्सप्लेन, उसने बोला स्टेट करो क्या होगा, खाली स्टेट करो। तो स्टेटमेंट तो ये है भाई कि पी का वोल्टेज 3 से 0 पर आ गया, मार्किंग स्कीम में ये लिखा हुआ है, और इसका वोल्टेज 6 से 9 पर आ गया, मार्किंग स्कीम में ये लिखा हुआ है। पर मैंने आपको जरा प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर दिया कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से आगे वाले सवाल तो मेरे पास अपनी पुरानी वीडियो में मौजूद हैं, इसलिए मैं ये नहीं करा रहा, और ये मैं कल आपको करा भी चुका हूँ। ठीक है जी। अलबत्ता अब मैं वापस आ रहा हूँ ऊपर, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आ रहा हूँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहा हूँ वापस। क्वेश्चन नंबर 3 में कैपेसिटेंस की डेफिनेशन आपको आती है, कैपेसिटर के फंक्शन बताएं, मैं आपको कल लिखवा चुका हूँ। अब ये वाली जो बात रह गई ना, जरा इस वाली बात को मुझे थोड़ी सी कमेंट्री करना रह गई थी मेरी। क्या कमेंट्री रह गई थी इसके ऊपर, ये भी ऑल दो मैंने कल की क्लास में कराया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा आपको इसमें एक बात सिखाना चाह रहा हूँ। क्या सिखाना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। अगर आपके पास 3 कैपेसिटर हो, तो 3 कैपेसिटर्स को या तो हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, तीनों को पैरेलल में लगा दो। सर अब आप तीनों को पैरेलल में लगाते हैं ना, तो तीनों को सिंपली ऐड करके रिजल्ट आ जाता है। और अब तीनों को सिंपली ऐड करके रिजल्ट आता है, तो याद रखिएगा जो कैपेसिटेंस आती है ना, वो सबसे ग्रेटेस्ट कैपेसिटेंस आती है, क्योंकि वो सिंपल एडिशन करके आती है। जरा इसमें भी देखना, वी आर गिवन 3 कैपेसिटर्स ऑफ ईच ऑफ 12। तो बताना, अगर मैं तीनों को पैरेलल लगा दूं तो रिजल्ट बनेगा 30, सॉरी रिजल्ट बनेगा 12 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 36। और 36 मुझे चाहिए ही नहीं, 36 मुझे नहीं चाहिए। तो पैरेलल वाली बात तो फेल हो गई, पर सिखाना चाह रहा हूँ पैरेलल में सिंपल एडिशन होती है और रिजल्ट ग्रेटेस्ट आता है। अच्छा, सर तीनों को सीरीज में लगा दूं। सर अगर आपने तीनों को सीरीज में लगाया ना भैया, तीनों को सीरीज में लगाया, तो रिजल्ट जो होता है ना वो स्मॉलेस्ट आता है, सबसे स्मॉलेस्ट सी आता है। ठीक। और उसमें करते क्या है, अगर तीनों आइडेंटिकल हैं तो रिजल्ट होगा 12/3, और 12/3 का मतलब 4। और देख लो 4 भी तुम्हें नहीं चाहिए, 4 भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो तीनों सीरीज तीनों पैरेलल तो हो गए फेल। अब जरा एक नई बात सुनिएगा, और ये वाली बात ध्यान में रखेंगे, पैरेलल में ग्रेटेस्ट और सीरीज में स्मॉलेस्ट। अब मेरे पास दो वे रह गए, एक वे है दो पैरेलल एक सीरीज, और एक वे है दो सीरीज दो सीरीज और उनके साथ एक पैरेलल। आप देखिएगा जनाब, मैंने दो सीरीज बना दिए, एक पैरेलल में लगा दिए। ठीक। और याद रखिएगा, जब दो सीरीज एक पैरेलल होता है तो रिजल्ट बड़ा आता है, तो भाई ये नई बात है। और अगर मैं दो पैरेलल एक सीरीज करूं तो रिजल्ट छोटा आता है। ये वाली बात भैया याद करनी है आपको। ठीक है जनाब। अगर मैं कर दूं दो पैरेलल कर दूं और एक को सीरीज में कर दूं, तो जरा देखिएगा, ये दो पैरेलल कर दिए मैंने, ये मैं बना रहा हूं दो पैरेलल, ये दो पैरेलल है और ये एक सीरीज है। तो जब मैं दो पैरेलल एक सीरीज बनाऊंगा तो ये रिजल्ट जो होगा ना स्मॉलर देगा। ठीक है जनाब। अब आप देख लीजिए, मैंने दो पैरेलल कर दिए, फॉर एग्जांपल ये दो पैरेलल है, ये 12 वाला है, ये 12 वाला है, दो पैरेलल है। तो बताना पैरेलल में सिंपल एडिशन होती है, 12 + 12 24,
और उस 24 के साथ वो वाला 12 इस वाले फॉर्मूले से आप सॉल्व करना, रिजल्ट 8 आ जाएगा। करके देख लेना, ठीक है जनाब। और उधर आ जाइए, दो सीरीज एक पैरेलल, ठीक है जनाब। तो फार्मूला लगा के आप कर लोगे। मैं क्लास का टाइम मेरा खत्म हो रहा है, वीडियो का टाइम भी खत्म हो रहा है। मेथड मैंने आपको समझा दिया कि सर अगर आप तीनों पैरेलल लगाते हो तो रिजल्ट बहुत बड़ा आता है, सिंपल एडिशन। तीनों सीरीज लगाते हो तो रिजल्ट बहुत छोटा आता है, सिंपल डिवीजन। लेकिन अगर आप दो पैरेलल एक सीरीज लगाते हो तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला सेंटेंस याद रखना कि दो सीरीज एक पैरेलल रिजल्ट आपको ग्रेटर देगा। अब आप देखिए ये 12 है, ये 12 है, ये दोनों 12 सीरीज में, सीरीज वाला फार्मूला लगा ना, तो अगर दोनों आइडेंटिकल हो तो टोटल आधा हो जाता है। 12 और 12 का आधा, 12 और 12 का आधा, 12 और 12 का आधा, ये बन जाएगा 6। ठीक है जनाब, ये बन गया 6 और ये वाला 12। तो 6 और 12 दोनों को प्लस करो तो रिजल्ट आ जाएगा 18। 6 और 12 दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 18। ठीक है जनाब, तो यहाँ से रिजल्ट 18 आ जाएगा। ये मैंने आपको करके दिखा दिया। अब जितने रिमेनिंग पार्ट बीच के बचे हुए ना, आप बिलीव करो इन्हीं स्टाइल के सवाल है जो मैंने भी आपको स्क्रीन पे दिखाए, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।